वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है, जो आपके सामने है। हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें सीटें कौन कौन सी हैं और भी फॉर्म भरने के तरीके और भी जो डिटेल है इसको हम लोग अवलोकन करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें क्या है कि इस एग्जामिनेशन जो आपको 69वीं पीटी परीक्षा होने वाला है, यह आपको 30 सितंबर को है। तो नोटिफिकेशन का बड़े लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, तो आइए पहले एक-एक करके इसको हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे बतलाया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के जो है विभिन्न सेवाओं के अंतर्गत कोटिवार आपको सीटों यहाँ पर भेजी गई है। इसको 69वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से इसको भर्ती की जाएगी। आइए सबसे पहले देख लेते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, जो गृह विभाग में जिला समादेष्टा है ना, लेवल 9 का है, ये कुल 1 पद है। ओके, इसके लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष है। तो यहाँ पे डीएसपी भी नहीं है। तो इस बार जो सीटों का जो कॉम्बिनेशन है, उनको लगता है 4-5 सालों में सबसे अभी तक खराब कॉम्बिनेशन है। हालांकि ये अंतिम नहीं है, ये मैं आपको पहले ही बोल दूं। 30 सितंबर जो कि पीटी परीक्षा होता है, उस दिन से पहले तक इसमें सीटों की संख्या घटाई या बढ़ाई जाती है। नॉर्मल केस में बढ़ती हैं, कुछ कुछ सीटें ऐड ही होती है। तो उम्मीद कीजिए कि कुछ और सीट इसमें ऐड हो जाए। और यहाँ पे देख लीजिए, राज्य कर सहायक आयुक्त, इसमें आपको 3 सीट हैं। तो जिला समादेष्टा जो मतलब कि डीएसपी का भी इस बार पद नहीं है, एसडीएम का तो पद है ही नहीं, एसडीसी और एसडीएम का तो पद है ही नहीं, ना ही डीएसपी का पद है। जिला समादेष्टा का है, वो भी 1 पद है। और यहाँ पे राजकर सहायक आयुक्त का 3 पद है। इसमें आपको 22 वर्ष उम्र सीमा है। और अवर निर्वाचन पदाधिकारी निर्वाचन विभाग में, इसमें आपको टोटल 4 सीट है। और इसी 4 सीट में आपको लेडीज़ का आरक्षण, उसके बाद कैटेगरी वाइज आरक्षण सारा है। इसमें भी आपको 22 वर्ष चाहिए। आइए और देख लीजिए, एक पदाधिकारी गन्ना पदाधिकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं शुगर कैन ऑफिसर, इसका जो पद है ये भी लेवल 9 का है। और इसमें आपको 2 पद हैं, 22 वर्ष इसमें भी चाहिए। बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो है, इसमें आपको 2 पद हैं, 22 वर्ष इसमें भी चाहिए। अधीक्षक मद्य निषेध उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें 2 पद है, 21 वर्ष इसके अंतर्गत आपको उम्र चाहिए। जिला नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत आपको कितना है, तो इसमें लेवल 9 का ये भी है। और इसमें जो है पदों की संख्या 1 है और इसमें 22 वर्ष उम्र है। प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पंचायत विभाग में है, और इसमें जो टोटल पद है वो है 3, है ना यहाँ पे। और कुल 4 हो गया पद, ठीक है ना, कुल मिला करके आपको यहाँ पे 4 पद हो गया। 1 मिनट, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी है, यहाँ पे टोटल जो सीट संख्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लीजिए 8वां नंबर क्रमांक पे लेवल 7 में। ये सब ऊपर लेवल 9 के थे और यहाँ पे लेवल 7 में हो गया। यहाँ पे जो टोटल पद हो गया ये 29 हो गया, ठीक है ना, ये 29 हो गया है। और जिला नियोजन का 6 को था, ठीक है ना, इसमें 21 वर्ष चाहिए आपको। उसके बाद राजस्व अधिकारी, जिसको हम लोग आरओ नॉर्मली जानते हैं, आरओ का पावर फैसिलिटी धीरे धीरे काफ़ी बढ़ाया गया है, उसका काम भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें 168 पद हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको आरओ राजस्व कर्मचारी के पद हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति जनजाति का जो पद है वो 18 है। तो ये सब हो गया। अब आइए सारणी 2 के अंतर्गत क्या है ये देखिए। इसी की बात की जा रही थी, किसके द्वारा, आयोग के द्वारा, उनके अध्यक्ष के द्वारा किया गया था कि अब हम कंबाइंड एग्जामिनेशन ले रहे हैं 69वीं, ठीक है ना, 69वीं कंबाइंड एग्जामिनेशन ले रहे हैं। तो लड़कों को लगा था कि ज़्यादा सीटें आएंगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पे खंड 1 में जो है 2 सीटों मतलब 2 खंड में बांटा गया, सारणी 1 सारणी 2। सारणी 1 वो है जो सामान्यतः जो संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है वो हो गया। और सारणी 2 हो गया जिसमें आपको सीडीपीओ या इस लेवल के एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है, वो है। तो वही आप देख लीजिए, सीडीपीओ जिसको हम लोग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कहते हैं, लेवल 9 का है। और इसमें कुल 10 पद है, ठीक है ना। और तो ये पद अच्छा है, लेकिन पद अच्छा है लेकिन संख्या यहाँ पे काफ़ी कम है। वित्तीय प्रशासन पदाधिकारी एवं समकक्ष में वित्त सेवा में आपको यहाँ पे देख लीजिए 100 पद हैं, ठीक है ना, 100 पद है। ये लेवल 9 का है, ठीक है ना। पहले वित्त सेवा के अंतर्गत आता था। तो ये वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष, एक बार ये देख लीजिए, यहाँ पे ये अच्छा खासा पद है, 100 पद है। उसके बाद पुलिस उपाधीक्षक गृह आरक्षक, अब देखिए लेवल 9 का ये जो है पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी है, ये देख लीजिए तकनीकी है। यही तो देखने की बात थी, क्योंकि नॉर्मली डीएसपी आता है वो उस संवर्ग में आता है, सारणी 1 में आता है, यहाँ तकनीकी दे दिया गया है आरक्षी शाखा। तो ये आपको पद संख्या 1 है। तो इसमें आपको वित्त विभाग के अंतर्गत जो है वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष
पहले जो वित्त सेवा था उसको STAC मतलब सेल टैक्स ऑफिसर के अंतर्गत असिस्टेंट सेल टैक्स ऑफिसर पद बना दिया गया है। ये नया पद इस बार क्रिएट किया गया है, या फिर इसको जो भी पैरेलल चलता था उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे आपको 100 पद यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे 111 पद हो गया, ठीक है ना। और कुल मिला के जो टोटल पद हो गया यहाँ पे 235 और यहाँ पे 111, तो जोड़ लीजिए लगभग कितना हो गया, 300 से ज़्यादा पद आपको यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये एक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा होने वाला है, जिसमें कि पहली बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि जो समकक्ष परीक्षाएं हैं उसको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे CDPO हो गया, या फिर और यहाँ पे देख सकते हैं वित्त विभाग के अंतर्गत जो भी है। तो ये आपको हो गया पदों की संख्या हो गई। अब इसमें शैक्षिक योग्यता आप देख लीजिए। प्रारंभिक देखिए यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है कि PT फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक, प्रारंभिक परीक्षा के डेट तक के प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाचना विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना में शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। उक्त विज्ञापन के लिए भरे गए आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में एग्जाम होगा। वो तो आपको पता है कि जैसे ही 40,000 से ज़्यादा आवेदन आता है तो ज़्यादा एग्जामिनेशन होता है, वो तो होगा ही। 69वीं प्रयुक्ति मतलब जो प्रतियोगी परीक्षा में आपको शामिल होना है उसके लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना चाहिए। बाल विकास परियोजना के लिए देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री एवं वैकल्पिक विषय में आपका क्या होना चाहिए, गृह विज्ञान होना चाहिए, मनोविज्ञान होना चाहिए, समाजशास्त्र होना चाहिए, श्रम एवं समाज कल्याण होना चाहिए। इसमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए करना होगा। आपको पता है कि मतलब जब आप ऑप्शनल लेंगे तो ऑप्शनल यदि आपको चाहिए कि हमको बाल विकास परियोजना के लिए जाना है तो ऑप्शनल आपको इसमें से 4 में से एक ऑप्शनल रखना होगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब देखिए वही बताया गया है मतलब कि श्रम एवं कल्याण, इसमें से किसी एक विषय को, एक हो गया, एक गृह विज्ञान हो गया, एक मनोविज्ञान हो गया, समाजशास्त्र हो गया और LSW हो गया। तो इसमें से किसी एक विषय का चयन मुख्य परीक्षा के लिए आपको करना होगा। तो ये हो गया। वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी एवं समकक्ष में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं उससे संबंध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी किसी एक विषय में स्नातक डिग्री प्राप्त होना। तो ये सब एक तरह से जो सारणी 2 हो गया ना, आप कह सकते हैं सारणी 1 हो गया जो ओपन फॉर ऑल, और सारणी 2 हो गया रिस्ट्रिक्टेड या विथ कंडीशन, ठीक है ना। तो वो हो गया। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी में देखिए एक पद है, इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इत्यादि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंजीनियरिंग है उसमें से होना चाहिए, एक ही सीट है, ठीक है ना। ऑनलाइन आवेदन भरते समय आवेदन के शैक्षणिक योग्यता के कॉलम में स्नातक समतुल्य उत्तीर्ण संबंधी पूर्ण सूचना देना अनिवार्य होगा। विशेष शैक्षणिक योग्यता में विशेष वैकल्पिक विषय के पद के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उक्त पद के लिए उनकी दावेदारी मान्य नहीं होगी। मतलब आप सारणी 1, सारणी 2, सारणी 1 के लिए तो आप वैसे ही हो जाएगा, लेकिन सारणी 2 के लिए आपको स्पेशली टिक करना पड़ेगा कि आप उस पद के लिए भी आप जाना चाहते हैं, तभी आपका वैलिड रहेगा। आरक्षण का जो भी मानदंड है वो सब तय होगा, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं जाति का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। ये तो आपको पता है कि अब जो भी बिहार में बनता है सर्टिफिकेट, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए, वो पिता के नाम से बनता है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। EWS भी वही उसी तरह से है। ये सब आरक्षण की बातें की जा रही है। चलिए 40% आपके पास होना चाहिए। और आइए सक्षम पदाधिकारी वही है, यहाँ पे आप देख लीजिए। सक्षम पदाधिकारी मतलब अंचल पदाधिकारी होना चाहिए, RO लेवल का होना चाहिए। और EWS जो होना चाहिए, इस विज्ञापन हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के आधार पर निर्गत EWS प्रमाण पत्र मान्य होंगे। यानी कि 22-23 जो पिछला बीत गया है, मतलब अब जो 1 अप्रैल के बाद से जो भी आपका EWS निर्गत होगा वो इसके लिए इस मतलब वैकेंसी के लिए मान्य होगा, मतलब कि 69वीं के लिए मान्य होगा। लेकिन जो पुराने वाले NCL हैं वो सब के सब मान्य हो जाएंगे। OBC और EBC के लिए, SC ST के लिए तो खैर उनका जातीय और आवासीय काफ़ी होता है, लेकिन EWS जो बनवाएंगे वो 22-23 के आधार पर बनाएंगे, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से जो भी निर्गत होगा वही EWS मान होंगे, ठीक है ना। और सारे प्रमाण पत्र आपको क्या है देख लीजिए। सभी वांछित प्रमाण पत्र आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरते समय अंतिम तिथि संशोधन किए जाने की स्थिति में अंतिम निर्धारित तिथि तक होना आवश्यक है। मतलब आपके पास जो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपको PT फॉर्म भरने के लास्ट डेट के पहले हो जाना चाहिए, ठीक है ना। उम्र सीमा वही है, आप देख सकते हैं 37 वर्ष नॉर्मल है, फिर 40 वर्ष आपको अनुसूचित जाति के लिए है, जनजाति के लिए है, और 42 साल जो है अनुसूचित जाति के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए है, ठीक है ना। तो ये सब हो गया आपको। और कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, बाकी तो आप इसको मैं अपना टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। और शारीरिक क्षमता देख लीजिए, वो भी देख लीजिए। बिहार पुलिस सेवा
खैर पुलिस सेवा तो यहाँ पे है, जिला समादेष्टा है, अग्निशामक, इस सब के लिए आपको न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों के लिए 5 फीट 5 इंच होनी चाहिए। छाती बिना माप फुलाए 32 इंच होना चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपयुक्त शारीरिक माप के उम्मीदवार नहीं उपलब्ध होने पर उनकी न्यूनतम ऊंचाई 5 फीट 3 इंच मापी जा सकती है। बुनाए फुलाए हुए 31 इंच। महिलाओं के लिए न्यूनतम 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। किसके लिए? पुलिस सेवा इत्यादि के लिए। आइए, अभ्यर्थियों प्रत्येक परीक्षा यथा 69वीं CDPO FE ये सब के लिए जो है 200 क्या है यहाँ पर शुल्क देख लीजिए आप क्या बोल रहा है कि अभ्यर्थियों को प्रत्येक परीक्षा यथा 69वीं कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए CDPO FAO DSP टेक्नीशियन के लिए बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा यथा 69वीं CC FAO DSP के कोटिवार निम्न शुल्क देना होगा। सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 600 केवल बिहार के अनुसार, मतलब आप देखिए ये जो 200 रुपया जो बायोमेट्रिक के लिए अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा, उसका आपको बन जाएगा। और ये 600 और 150 महिलाओं के लिए इस सब तो आपको पुराना शुल्क है, वो सब आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आइए, वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त शुल्क भुगतान नहीं करना होगा। जो आधार कार्ड दे देते हैं उनको 200 रुपया नहीं देना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आधार के बदला में मतलब अपना वोटर ID कार्ड दे देते हैं या फिर अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे देते हैं, उनको 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा। और जो आधार कार्ड लगा देते हैं उनको 200 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो एक तरह से घुमा फिरा कर आपको ये बोला जा रहा है कि आप आधार कार्ड लगाइए, मैंडेटरी एक तरह से, मतलब इनडायरेक्टली, ठीक है ना। आइए, वैसे सभी कोटि का आरक्षित बिहार के राज्य के अस्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में वैसे अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण दिव्यांगता बिहार के अस्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस प्रकार किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होता है तो उन्हें रियायती शुल्क के आधार का अनिर्धारित किया जा सकता है। मतलब कि आपको जो भी आप कैटेगरी डाल रहे हैं उसका आपको प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। आइए, प्रारंभिक परीक्षा वही होगा, आपको पता है कि 150 अंक के परीक्षा होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे और 2 घंटा का परीक्षा होगा। निगेटिव मार्किंग भी किया जाएगा। अब इस बार से बात चल रहा है 1/3 की बात की जा रही है, अब देखना है क्या होगा, है ना। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं वो तो आपको सिलेबस पता ही। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा प्रारंभिक परीक्षा में, और क्या क्या है, सामान्य विज्ञान हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, महत्वपूर्ण सामयिक घटनाएं हो गया, भारत का इतिहास हो गया, बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं हो गया, सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग हो गया, यहाँ की प्रमुख नदियाँ हो गया, भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, आर्थिक व्यवस्था हो गया, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था प्रमुख परिवर्तन हो गया, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन था, इसमें बिहार के प्रमुख हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये चीज़ें हैं यहाँ पर। आइए आप लोग नीचे आ जाते हैं और देखिए मुख्य लिखित परीक्षा में क्या होगा। 69वीं में सामान्य हिंदी 100 का होगा, सामान्य अध्ययन पत्र 2 होगा, 300 का निबंध होगा, वही जो 68वीं से लागू हुआ, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल भी रखना पड़ेगा जो कि आपको 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का होगा, उसमें आपको पास करना अनिवार्य होगा, ठीक है ना। बाल विकास परियोजना के लिए देख लिए अनिवार्य विषय सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन हो गया, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र हो जाएगा, और वैकल्पिक विषय यहाँ पे आपका हो जाएगा निम्नलिखित 100 विषय में एक का विषय देखिए CDPO के लिए आपको ऑप्शनल वही जो पुराना पद्धति से उसी तरह से फुल 300 अंक का दिया जाएगा। और यहाँ पर निर्धारित न्यूनतम प्राप्त करना अनिवार्य होगा एवं मेधा निर्धारण के परियोजना इसकी गणना की जाएगी। यहाँ पर आपको निबंध नहीं होगा। महत्वपूर्ण चीज़ क्या है समझ रहे हैं ना, जो सारणी 2 वाले पद हैं उसमें आपको ऑप्शनल का गणना किया जाएगा, जबकि सारणी 1 वाले में ऑप्शनल क्वालिफाइंग है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको मतलब कि निबंध का गणना किया जाएगा इंक्लूडिंग पेपर 1 पेपर 2, और यहाँ पे पेपर 1 पेपर 2 और ऑप्शनल ये सारे के सारी चीज़ें होंगे। तो यही सब हो गया। वित्तीय प्रशासनिक के लिए वही हो गया। ऐच्छिक विषय आपको यहाँ पे वाणिज्य अर्थशास्त्र गणित सांख्यिकी हो गया, और टेक्नीशियन के लिए इंजीनियरिंग इत्यादि हो गया। ये सब हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग देख लेते हैं इंटरव्यू। आपको पता है 120 नंबर का होगा। अब देख लेते हैं कि इसका जो है फॉर्म भरने का डेट क्या दिया गया है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे देख लीजिए। देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि है आपको 15/7/2023, यानी कि 15 जुलाई 2023 से इसका किया जाएगा। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो होगी 15/8 यानी कि 15 अगस्त 2023 तक होगी। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है। अच्छा खासा समय मतलब कि आज 27 तारीख हो गया, तो आप समझ सकते हैं कम से कम तो 15-17 दिन का समय है, तो आराम से आप अपना सारा सर्टिफिकेट्स वगैरह बना सकते हैं। तो यही है इसका महत्वपूर्ण चीज़ है। ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी के सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात को PDF फॉर्मेट में निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक है। यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मेट कागजात प्रमाण पत्र जो है PDF फॉर्मेट में निर्धारित मतलब अपलोड भी करना है यहाँ पे।
और जो है आप देख लीजिए सब कुछ है यहाँ पर परीक्षा शुल्क वगैरह। हाँ, सबसे पहले आपको भर लेना है, एक ही दिन में सारा कुछ चूज कर लीजिएगा, ऑनलाइन आवेदन इत्यादि, ठीक है ना। इस प्रतियोगी परीक्षा है तो विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो कुल मिला के ये आपका निकल गया वैकेंसी। लेकिन वैकेंसी में यदि आप मेन स्ट्रीम के देखिएगा तो सारणी 1 में सीटों का जो कम्बिनेशन है, भले ही कम सीट हो लेकिन सीटों का जो कम्बिनेशन है जिसके लिए नॉर्मली बीपीएससी जाना जाता है, अभी तक वैसा सीट कम्बिनेशन नहीं है। फिर भी एग्जामिनेशन होता है, छात्र भरते हैं। 68 भी भरे थे, 69वीं भी भरेंगे। 67 में अच्छा कम्बिनेशन था। तो अभी जब तक एग्जामिनेशन होने जा रहा है 30 तारीख, तो उम्मीद कीजिए कि कुछ और अच्छे खासे सीट ऐड हो जाएं। बाकी सारणी 2 में भी जो वित्त सेवा वाला है उसमें 100 सीट है, बाल विकास परियोजना के 10 सीट है, और इस तरह से चीज़ें हैं। तो सारणी 2 वाला जो होगा उसमें पुराना पैटर्न यानी कि ऑप्शनल के साथ आपको जाना होगा। तो यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि मैंने इसी वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट फॉर्म भरने से लेकर के कैसे कैसे क्या करना है क्लियर कर दिया। फिर भी आपको कुछ रह जाता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।